सो हाय एवरीवन, आज है हमारा क्लास थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक, तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग ने कर लिया और इसके टाइप्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो हमने इसकी यूनिट, डायमेंशन, ये स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। ठीक, और इसके बाद हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर। फिर हम बात किए थे मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमने 3 टाइप्स के पढ़े, फ्रिक्शन या फिर रबिंग, दूसरा का अर्थिंग और इंडक्शन और तीसरा कॉन्टैक्ट था। ठीक, इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो क्या था, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को अगर हम फिर से एक बार रिवाइज कर लें तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ जो होता था वो क्या था, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। ठीक, जहाँ पे यह प्रोपोर्शनल मिला था हमें 2 चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड रेसिप्रोकल टू देयर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो यहाँ से हमें फोर्स का जो फार्मूला मिला था, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर मिला था। ठीक, अब फिर हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि जो फोर्स होता है इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात करते थे, जो साइन लिखा जाता था वो डायरेक्शन के लिए दिखाया जाता था। ठीक, इसके बाद ये एक सेंट्रल फोर्स था और थर्ड पॉइंट कि ये एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं। ठीक, आगे हमने क्या पढ़ा कि ये कंजर्वेटिव होते हैं नेचर। ठीक, इसके अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो क्या होता था, यूनिट होता था कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस मीटर पावर माइनस। ठीक, और डायमेंशन था एम इनवर्स एल पावर माइनस 3 टी पावर 4 ए पावर 2, मतलब ए स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया था स्पाइलिन का, जिसे हम स्पाइलिन नॉट का, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते थे। ठीक, तो जो स्पाइलिन नॉट था उसकी वैल्यू हमें मिली थी वो 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर माइनस 2। ठीक, अब जो परमिटिविटी होती थी वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो जो फोर्स निकलता था वो 1/4 स्पाइलिन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर था। बट अगर हम किसी अदर मीडियम की बात करते थे तो वहाँ पे एफ ऑफ मीडियम आ जाता था। एफ ऑफ मीडियम जो होता था वो क्या होता था, 1/4 स्पाइलिन नॉट मीडियम इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर होता था। ठीक, इसके बाद हमने एक टर्म लाया था जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते थे। ई आर इक्वल टू क्या था, ई ऑफ मीडियम अपान में स्पाइलिन नॉट इक्वल टू के, इसे हम के से भी डिनोट करते थे। तो के इक्वल टू ई ऑफ मीडियम अपान स्पाइलिन नॉट आया था। ठीक, तो ई ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, के स्पाइलिन नॉट। तो अभी तक हमने यही इतना किया हुआ है। अब जो आगे का टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ के बारे में, वो आता है मीडियम डिपेंडेंस। ठीक, तो कूलॉम्स लॉ का जो मीडियम डिपेंडेंस है वो क्या है। ठीक, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मीडियम, लेक्चर नंबर 4, मीडियम डिपेंडेंस। ठीक, कि मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड करता था। ठीक है, तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें अगर, तो जैसे देखो ये मीडियम डिपेंडेंस की बात है, मतलब कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्सों का। ठीक, तो जैसे हमने कोई चार्ज लिया Q1 और यहाँ पे कोई चार्ज लिया Q2, इसे हमने इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R दिया है और इसे एक रखे हैं वैक्यूम में। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था जो फोर्स मिला था एफ ऑफ वैक्यूम, जिसे हम एफ नॉट भी कहते थे, वो क्या होता था 1/4 स्पाइलिन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू अपान में आर स्क्वायर। तो हमें ये मिला था। ठीक, अब अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कोई मीडियम रख दिया। ठीक, तो हमने कोई चार्ज लिया Q1 और Q, इनके बीच का सेपरेशन अभी भी आ रही है, बट इसे हमने किसी मीडियम में डिप करा दिया। ठीक, जैसे वाटर हो गया, हमने इसमें क्या किया, डिप कराया है।
तो यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है, मीडियम है, कोई भी मीडियम, ठीक। अब मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो उसे हम के मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या था, मीडियम डिपेंडेंस था, मीडियम डिपेंडेंट, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या था, मीडियम डिपेंडेंट था। तो एफ ऑफ मीडियम जो हमें मिलेगा, मतलब ये न्यू वाला फोर्स इसका, वो क्या होगा, एफ मीडियम इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई। अब यहाँ पे जो एस्पाइलिन नॉट की वैल्यू थी वही क्या हो जाएगी, यहाँ पे ई मीडियम हो जाएगा, इंटू बाकी चीज़ सेम ही रहेंगे, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम ई ऑफ मीडियम की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि ई ऑफ मीडियम जो होता था वो क्या था, के टाइम्स ऑफ एस्पाइलिन नॉट। ये हम लोग ने कल पढ़ा था ना कि ई ऑफ मीडियम इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एस्पाइलिन नॉट, या फिर ये पढ़े थे ना के इक्वल टू ई ऑफ मीडियम अपान में एस्पाइलिन नॉट। इसको इधर लेके गए तो ई ऑफ मीडियम मिल जाएगा हमें, ठीक। तो यहाँ से अगर हम ई एम की जगह क्या रख दें, के एस्पाइलिन नॉट, इस ई एम की जगह क्या रखेंगे, के एस्पाइलिन नॉट रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई के एस्पाइलिन नॉट, ठीक। Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो एफ ऑफ मीडियम जो हमें मिला वो क्या मिलेगा, अगर हम के को बाहर ही रखें 1/k और इधर 4 पाई एस्पाइलिन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अभी ये वाला टर्म अगर आप देखें तो ये क्या है, हमारा पुराना वाला फोर्स है, वैक्यूम वाला ही है, ठीक। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ मीडियम हमें मिला वो क्या मिला, एफ ऑफ वैक्यूम अपान में के मिला, ठीक। तो ये हमारा मीडियम का फार्मूला मिला। अब के की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बस इसमें याद रखिएगा, याद रखने वाली बात क्या थी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है अगर, तो जो के इक्वल टू हमें मिलेगा वो ई एम अपान एस्पाइलिन नॉट था। कल हमने यही पढ़ा था, और ई एम बराबर क्या मिला था, के एस्पाइलिन नॉट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक। यहाँ पे हमें एफ ऑफ मीडियम मिल गया। अब ये मीडियम जो भी होगा, मान लीजिए ये वाटर है, तो जो के ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो के ऑफ वाटर होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता था, 80, ठीक। तो अगर इसमें हम बात करें तो एफ ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का निकाल लेंगे, अब मान लें के की वैल्यू क्या मिली हमें 80, वैक्यूम की जो वैल्यू आई होगी उसे 80 से डिवाइड कर देंगे, तो इस मीडियम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो निकल जाएगा, ठीक। और एक बात याद रखिएगा, जो कंडक्टर का के ऑफ कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ वैक्यूम, ठीक। इस केस में क्या हो जाता है, इन्फिनाइट टाइम्स हो जाता है, इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ वैक्यूम हो जाता है, ठीक। तो एफ ऑफ मीडियम क्या मिला, जो वैक्यूम का होगा उसी से हम के को डिवाइड कराते हैं तो हमें मिल जाएगा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट ये अगर हम बात करें आइए पे, तो पहला, टू चार्जेस हैज फोर्स 100 न्यूटन when dipped in liquid of dielectric constant
के इक्वल टू 4, तो यफ न्यू क्या होगा, यफ न्यू विल बी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगर कोई दो चार्जेस हैं उनके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसे हम किसी लिक्विड में डिप कर दें मतलब डाल दें, तो अगर और उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो 4 है, तो नया फोर्स क्या होगा। ठीक, तो मान ली कोई चार्जेस, दो चार्जेस की बात हो रही थी, यहाँ पे हमने Q1 Q2 लिया है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू मिली, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली इसका मतलब दोनों में रिपल्सन हो रहा होगा, या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या फिर दोनों ही पॉजिटिव होंगे। हमने मान लिया कि ये क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, इनके ऊपर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा F, इधर भी रिपल्सन फोर्स F लगेगा। ठीक, और जो F की वैल्यू है वो कितने दी गई है, 100 न्यूटन। ठीक, अब जब इसे हम किसी मीडियम में डिप करेंगे, ठीक, मीडियम में डिप्ट कर दिया, अब अगर हम किसी मीडियम में डिप करेंगे तो ये F होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, F चेंज, क्योंकि जो F था वो क्या था, मीडियम डिपेंडेंट था, मीडियम डिपेंडेंट था। ठीक, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जो मीडियम में जब हम डिप करें तो यहाँ पे अब जो होगा चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट है, तो जो नया F मिलेगा, F ऑफ मीडियम की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, F ऑफ वैक्यूम अपान में के, यही पढ़े थे ना ऊपर फार्मूला क्या निकाले थे मीडियम का, जो F ऑफ वैक्यूम अपान में के था। तो F ऑफ वैक्यूम अगर हम निकालें तो वो निकाल के पहले से दिया गया था 100 न्यूटन, तो 100 अपान में के की वैल्यू क्या दी गई है, 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, दैट्स इक्वल टू 25 न्यूटन। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, why water is good solvent for polar molecule। ठीक, जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो वाटर होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो वाटर में जाके पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से घुल जाते हैं उसमें। ठीक, तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगर हम बात करें तो जैसे हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल में हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो ये सोडियम क्लोराइड क्या होता था, NaCl। ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। ठीक, अब जब इसे हम वाटर में डिप करेंगे, क्योंकि पूछा गया ना वाटर में ये अच्छा सॉल्वेंट क्यों होता है। ठीक, तो व्हेन डिप्ड इन वाटर, जो वाटर में डिप किया जाएगा तो जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, इन वाटर फोर्स बिटवीन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इन वाटर इक्वल टू क्या होगा, वो नया फोर्स होगा। ठीक, क्योंकि अभी वाटर से पहले जो इनका जो बॉन्ड के बीच में फोर्स रहा होगा दूसरा रहा होगा, अभी वाटर के अंदर डिप कर दिया गया है, तो यह न्यू जो होगा वो क्या होगा, यह ओल्ड अपान में मीडियम, के ऑफ मीडियम होगा, मतलब के ऑफ जो उस मीडियम में रखे हैं वाटर में रखे हैं, तो वाटर के ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक, अब जो F ओल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हमें दिया नहीं गया था, इसका हमने निकाला नहीं है, तो F ओल्ड जो होगा हमारा वही F ओल्ड ही लिख दिए, और जो के ऑफ वाटर है वो क्या होता था 80, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, F ओल्ड अपान में 80, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फोर्स हो गया वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर में डिप नहीं कराया गया था तब एक दूसरा फोर्स लग रहा था,
एफ ओल्ड, और एफ ओल्ड जब किसी मीडियम वाटर में डिप करा दिया गया तो वो एफ न्यू के, ये जो एफ न्यू था वो 1/80 टाइम्स किसके हो गया, या फोल्ड के। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू मिली वो क्या होगी, घट गई। अगर फोर्स की वैल्यू घट गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा जल्दी टूटेगा, ठीक, और जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। इसलिए ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक। अब इसमें एक कूलॉम्स लॉ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, जो कि क्या है, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जो के की वैल्यू है वो एक से या तो बड़ी होगी या तो एक के बराबर होगी। ये ऑलवेज की बात होती है, आपको याद रखना है, ठीक। तो आगे अगर हम बात करें, आगे का जो पॉइंट आता है हमारा वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आता है, ठीक। वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट है वो बोर्ड्स और जेईएम दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स और जेईएम्स के लिए। इसमें क्या है, इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक। तो इसको डेरिवेट करने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस का। आपने क्या किया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक। हमें क्या पढ़ना है, इसमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना है कूलॉम्स लॉ का, ठीक। तो लेट अस सपोज हमने क्या कर लिया, दो चार्जेस ले लिए, एक है Q1, एक है Q2, ठीक। और दोनों पॉजिटिव चार्जेस तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक। इनकी तरफ एक रिपल्सन फोर्स इधर लग रहा होगा और एक रिपल्सन फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक। और अगर ये वेक्टर की तरह अगर हम देखें तो एक इनके यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस होगी, ठीक। तो ये क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर्स को हम यहाँ पर अगर हम इसे R1 वेक्टर माने तो ये R2 वेक्टर हुआ, ठीक। और ये दोनों भी क्या करते थे, सेंटर ज्वाइनिंग लाइन से पास उनका जो इनका फोर्स होगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो Q1 होगा वो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा Q2 पर, और Q2 भी इस पर सेम उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक। तो अगर हम इसे क्या मान ले 1 और इसे 2, तो यहाँ पे जो F12 होगा, मतलब F12 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ पे हमने क्या देखा, F12 वेक्टर, ठीक। तो F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब कि एक पर फोर्स दूसरे की वजह से, मतलब इस चार्ज पर फोर्स इस चार्ज की वजह से। इसी तरीके से ये वाला भी इतना ही फोर्स लगाएगा F21, इसका मतलब क्या होगा, F21 वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर की पढ़ रहे हैं। तो F21 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब इस चार्ज पर इस चार्ज से कितना फोर्स लगा है, ठीक। अब ये दोनों फोर्सेस क्या थे, एक्शन रिएक्शन वाले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो F12 वेक्टर का मॉड है वो बराबर होगा किसके, F21 वेक्टर के, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है। हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक। और वो बराबर अगर हम मान लें F के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट मतलब अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड होंगे तो कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़े
तो अगर ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है और हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। किस में पढ़े थे हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़े थे ना, कि ऐसे वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, ये अगर वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो जो R की वैल्यू मिलती थी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मिलती थी। ठीक, क्लास 11 में वेक्टर्स में पढ़े होंगे। ठीक, तो अब अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें ना, कूलम्ब्स लॉ की, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या मिला था, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बस वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो इधर क्या मिलेगा हमें, अगर ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो यह हमें मिल गया चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वेक्टर फॉर्म होगा फोर्स का, एफ वेक्टर का मॉड, पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपान में, अब R क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने निकाला अभी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या मिला, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R ऐसा है, तो R2 माइनस R1। ठीक, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका भी क्या स्क्वायर होगा। ठीक, तो हमें ये मिला है फोर्स। ठीक, अब आगे जैसे ही बात करें, अब इसमें ये हमने क्या निकाला F। ठीक, अगर हम F12 और F21 की बात करें तो दोनों एक्शन रिएक्शन है, तो मतलब कि अगर ये एक पॉजिटिव आए तो दूसरे का नेगेटिव आना ही आना है। तो अगर हम पहले F12 की बात कर लें, ठीक, F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा हमारा, F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू F12 कैप। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, कोई अगर ए वेक्टर है तो वो क्या होता था, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, यूनिट वेक्टर में पढ़े थे। ठीक, सो यहाँ पे F12 अगर हम डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं तब हमें यहाँ पे इसे यूज करना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, K F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 अपान में, अब R क्या होगा, R मतलब इनके बीच के डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस क्या माने थे, R2 माइनस R1। ठीक, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक, इसका क्या स्क्वायर। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या मिलेगा, F12 क्या होता था, मॉड ऑफ, हमें चेक क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक, तो ए वेक्टर यहाँ ए कैप क्या हो जाएगा, यहाँ से ए वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही होगा। तो यहाँ से F12 क्या हो जाएगा, F12 यूनिट कैप जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे, मतलब F12 अपान में F12 वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा Q1 Q2 सब कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगी क्या, माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान में, इधर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, F12 हमें मिलेगा, तो F12 वेक्टर जो हमें मिला वो क्या होगा, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराए तो माइनस K Q1 Q2 अपान में, तीनों सेम ही है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और इधर बच जाएगा हमारा R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो ये हमें मिला F12 वेक्टर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहते हैं क्या, F21 वेक्टर,
ठीक, इस बार हम क्या निकालने जा रहे हैं, F21 वेक्टर। ठीक, F21 की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमको पता है ये दोनों एक्शन रिएक्शन, ये नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव होगा सेम मैग्नीट्यूड का, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम F21 की बात करते हैं, हमने एक निकाल लिया, दूसरे की अगर हम बात करें F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वही सेम मॉड ऑफ F21 वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ F21 वेक्टर। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपान में मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू R2 माइनस R1 वेक्टर अपान में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा, यहाँ पे माइनस लगा था बट यहाँ पे माइनस नहीं लगा, बट यहाँ पे अगर हम देखें कब गया, F12 की बात कर रहे थे, F12 क्या था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 था, तो यहाँ पे 1 पे 2 के द्वारा फोर्स की डायरेक्शन इधर है और जो डिस्टेंस थी वो इधर थी, लेंथ थी मतलब वो इधर थी, इसकी डायरेक्शन इधर थी, फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया था, बट यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव मिला है। ठीक, सो इधर की अगर हम बात करें तो F21 जो हमें मिला, F21 वेक्टर वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपान में मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो ये हमें क्या F21 मिल गया। ठीक, ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो F12 वेक्टर था वो क्या था, माइनस ऑफ F21 वेक्टर है। ठीक, तो इसी का उल्टा है, अब चाहे से माइनस को चाहे से करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर के थे। ठीक, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब कंफ्यूजन जो पार्ट बच्चों को लगता है इसमें कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कैसे आया। ठीक, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि जो डायरेक्शन होता है F21 वेक्टर का, F21 वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे जो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का जो हमने कैप निकाला था वो हमें क्या मिला था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान में मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसीलिए हमको ये मिला। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लाए हैं और यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लाए हैं। ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं, बट क्वेश्चंस हम शाम वाली क्लास में आज डेफिनेटली करेंगे। ठीक, कुछ टाइम की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ठीक, और हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अब जैसे हमने कोई चार्ज लिया, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, ठीक, जो क्यू ऐसे जीरो लगा इसको क्यू नॉट कहा जाता है, और यहाँ पे हमने 3 चार्जेस ले लिए, माइनस Q1, मैंने पहले प्लस ले रहे हैं। ठीक है, प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। ठीक, अब यहाँ से अगर हम कूलम्ब्स फोर्स की बात करें, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें, तो वो क्या होगा। अब अगर हम इन दोनों के बीच की इंट्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, मतलब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों अनलाइक चार्ज हैं। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगी, ऐसे ही होगा ना, और अलॉन्ग द सेंटर होगा। और अगर हम इसकी रेडियस को r1 मान लें, r01, और इसकी रेडियस को सेम पॉइंट से निकाले तो यहाँ से ही है, इसकी रेडियस को हम r02 और इसकी रेडियस को r03 नाम दे दिए। ठीक, तो दोनों की फोर्स एक दूसरे की तरफ होगा, अट्रैक्शन फोर्स, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। ठीक, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से भी आपको पता नहीं वो सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो इसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये है क्या, मतलब अगर हम आपसे पूछे थे F01 क्या होगा, मॉड ऑफ F01 वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, वही पहले तो क्या आएगा, फिर Q1 Q2। अब Q1 Q2 क्या है, Q1 ये है, Q2 ये है, तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाए, अगर माइनस लगाएंगे मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक, अपान में हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड रखेंगे। अपान में क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r01 का स्क्वायर, तो ये हमें F01 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम F02 पूछे आपसे, F02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, KQ2 इंटू Q0 अपान में R02 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें, तो आप क्या बताएंगे इसमें, KQ3 इंटू Q0 अपान में R03 का स्क्वायर। ठीक, तो सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, जो F रिजल्टेंट होगा किसी पॉइंट O, मतलब अगर हम इसे इस नॉट की बात कर लें तो तीनों का समीशन होगा, तो F जो रिजल्टेंट मिलेगा, F रिजल्टेंट ऑन में से पॉइंट उसे कोई पॉइंट नाम P दे दिए, तो ऑन पॉइंट P वो क्या होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर का जो वैल्यू होगा वही रख देंगे ना। अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे थे फोर्स की, तो वो क्या होगा, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, फिर इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, इन तीनों का समीशन कर देंगे, वही हमारा सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक, अब बाकी आज इस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे देंगे, क्योंकि अभी जो हमने टॉपिक्स शुरू किए थे शुरुआत में, वो हमारे बेसिक्स की तरह थे। ठीक, अब जो हमारा चैप्टर अभी शुरुआत हो रहा है, तो ये टॉपिक्स थे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड्स के लिए भी, और जेईई मेंस और नीट के लिए भी। ठीक, तो खासकर जो अभी हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसका जो डेरिवेशन है वो पेपर में भी पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो और चाहे यूपी बोर्ड हो। ठीक, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए, बाकी मिलते हैं शाम को।